मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल स्टडी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का, कौन सा पेपर होगा? बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग अप का। कौन सा पेपर होगा? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग अप का। आपके सामने पेपर होगा, उसकी पूरी वन शॉट क्लास होने वाली है। कैसी क्लास होने वाली है? वन शॉट क्लास होने वाली है। इसमें आपका यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों यूनिट का रिवीजन आपको करवाने वाला हूं। बस आपको तो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई आप चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे के जितने भी पेपर होंगे सबके सब जितने पेपर होंगे सबके सब सोल्यूशन मैं आपको करवाने का काम करूंगा। बस आप तो चैनल को सब्सक्राइब करो और भूल जाओ बस आगे के लिए। समझ में आ गया? तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग अप का जो पेपर होगा उसका वन शॉट रिवीजन करवाने वाला हूं। साथ साथ कोने में आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जो ये पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा, जैसे टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे आप इस प्रकार के हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन जो लिखा हुआ है बीएड वाला एग्जाम वाला, इस पे क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर जो फाइल वाला सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है? फाइल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर कोने में जाकर सर्च करना है सिर्फ बीएड। क्या? BED सर्च कर लेना, सॉरी गलत सर्च हो गया भाई, बीएड सर्च कर लेना। और यहाँ पर सॉरी बीएड नहीं भाई, आप एक बार चाइल्ड सर्च कर लेना, CHILD चाइल्ड सर्च करोगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग अप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ होगी, आप जाकर इसको पढ़ लेना। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट में जो आपका जो पेपर होता है फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन, उसका जो पूरे के पूरे शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। सिलेबस रिवाइज कराऊंगा, सारा का सारा सिलेबस इसके अंदर रिवीजन हो जाएगा। इस पीडीएफ में लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं, तो आप तो सिलेबस भी पढ़ लेना और आपके सामने ये भी रिवीजन कर लेना। पहला होता है एजुकेशन साइकोलॉजी, शैक्षणिक मनोविज्ञान क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? एजुकेशन साइकोलॉजी मनोविज्ञान की वो शाखा, एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें, मनोविज्ञान की वो शाखा होती है जो शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहार सिखाने की प्रक्रिया, शिक्षण, विद्यार्थी संबंध व शिक्षण अधिगम, टीचर लर्निंग प्रोसेस का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। एजुकेशन साइकोलॉजी वही चीज होती है भाई, आप जब शिक्षा के क्षेत्र में को आपको कैसा व्यवहार करना है, जब आप टीचिंग के फील्ड में हो तो आपको कैसा व्यवहार करना है, इसके बारे में क्या बताती है भाई आपके सामने? एजुकेशन साइकोलॉजी बताती है। क्या बताती है? एजुकेशन साइकोलॉजी आपको ये बताती है कि शिक्षा के क्षेत्र में जब आप जा रहे हो तो आप विद्यार्थी के साथ आपको कैसा व्यवहार करना है ना? साथ के साथ आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, और साथ के साथ जो आपको पूरा का पूरा व्यवहार करने का तरीका सिखाया जाता है। इसमें यह समझने में मदद करते हैं कि विद्यार्थी कैसे सोच सीखता है, कैसे सोचता है और व्यवहार करता है। तो आपके लिए भाई आपका डायरेक्ट इंपैक्ट किस चीज पर पड़ेगा? विद्यार्थी पर। आपका तो सारा काम भाई विद्यार्थी से जुड़ा हुआ है। तो कोई विद्यार्थी किस तरीके से सोचता है, उसकी मनोवैज्ञानिक दशा कैसी होती है, सीखता कैसे, वो छोटी छोटी चीजों को कैसे सीखता है और वो कैसे व्यवहार करता है, ये सारी की सारी चीजें आप कहां से सीखते हो भाई? एजुकेशन साइकोलॉजी से सीखते हो। कहां से सीखते हो? एजुकेशन साइकोलॉजी होती है, वहां से सीखते हो। समझ में आ गया? तो विद्यार्थी कैसे व्यवहार करता है, कैसे सोचता है और कैसे वो सीखता है, इसके बारे में आप एजुकेशन साइकोलॉजी से सीखते हो। प्रकृति की बात करें, कैसी प्रकृति होती है? शैक्षणिक मनोविज्ञान की प्रकृति इस प्रकार से होती है जिसमें आप ये सीखते हो कि यह वैज्ञानिक प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? वैज्ञानिक तरीका है आपको हर चीज समझाने का। ऐसे नहीं कि हवा हवाई में बात की गई, पूरा का पूरा वैज्ञानिक तरीका होता है। अगले वाला कॉन्सेप्ट है बाल केंद्रित है, मतलब जो बच्चा होता है ना, चाइल्ड सेंटर्ड है। चाइल्ड सेंटर्ड का अर्थ होता है कि इसमें जो बच्चा है, बालक है, वो आपके सामने केंद्र में रहता है। बच्चे के हिसाब से आपको सारी की सारी चीजें सिखाई जाती हैं। व्यवहारिक और प्रयोगात्मक है। कैसा है? प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है और आपके सामने बिहेवियरिज्म के हिसाब से है। बिहेवियरिज्म के हिसाब से क्या होता है, बच्चों का जो व्यवहार कैसे होता है इसके बारे में आप सीखते हो, और प्रैक्टिकली प्रयोगात्मक तरीके से आप चीजों को सीखते हो। समझ में आ गया? व्यवहारिक और प्रयोगात्मक तरीके से आप चीजों को सीखते हो। अगले वाला पॉइंट है गतिशील है। सभी की सभी चीजें कैसी होती है भाई? डायनामिक होती हैं, गतिशील होती हैं, क्योंकि समय समय पर भाई लोग व्यवहार बदलता रहता है। पहले आपके माता पिता का जो शिक्षण करने का तरीका अलग था, फिर अपने वाली जनरेशन का अलग है, और आगे आने वाली जनरेशन का व्यवहार अलग होता है। तो वक्त के साथ आपके सामने लोगों का व्यवहार बदलता है, उसी हिसाब से आपको भी जो वक्त के साथ सभी चीजों को सीखने का तरीका बदलना पड़ता है। तो किस तरीके का व्यवहार होता है भाई? डायनामिक। कैसा है? गतिशील है।
इसका उद्देश्य सीखने का तरीका का प्रभावी बनाना है। अब आप कक्षा में जाओगे बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो आपको क्या करना है कि बच्चे को सिखाने, आपका उद्देश्य क्या, बच्चे को आप जो भी बात बता रहे हो, जो भी पढ़ाई करवा रहे हो, वो आपको ज्यादा से ज्यादा सीखे। आपका तो यही उद्देश्य है ना। तो यही है, सीखने का जो तरीका होता है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आपके सामने क्या किया जाता है, आपको ये तरीका वो सिखाया जाता है। तो आपकी एजुकेशन होती है, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आपके सामने ये तरीका वो सिखाया जाता है। क्षेत्र की बात करें, शैक्षणिक मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। मतलब आपके सामने अगर शैक्षणिक मनोविज्ञान की बात करें, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, उसका जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा व्यापक है। मतलब बहुत बड़े एरिया पर आपके सामने, एरिया का अर्थ नहीं, तो बहुत से चीजों को आपको समझना पड़ता है। इसमें सिर्फ आप एक चीजों को समझ के, एक दो चीजों को समझ कर ये नहीं कह सकते कि मुझे सभी की सभी चीजें समझ में आ गई है। कौन कौन सी चीजें सीखते हो, बालक का विकास, जो बालक होता है उसका विकास कैसे होता है। एलकेजी यूकेजी का बच्चा है, फर्स्ट से लेकर थर्ड तक उसका सोचने का तरीका अलग होगा। छठवीं से लेकर आठवीं तक का बच्चा, उसका सोचने का तरीका अलग होगा। 10वीं से लेकर 12वीं तक का बच्चा, उसका सोचने का अलग होगा। तो बच्चा होता ना, उसके सोचने का आपके सामने तरीका कैसा होता है, उसका वृद्धि शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक उसका विकास कैसे होता है, इसके बारे में आपको समझना होता है। सीखने की प्रक्रिया, बच्चा कैसे सीखता है। आपकी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा होगा जो तुरंत चीजों को समझ पाएगा। आपकी कक्षा में एक ऐसा विद्यार्थी भी होगा जिसको आपके सामने भाई सीखने में काफी वक्त लगता है। क्या होता है, उसको सीखने में बहुत सारा वक्त लगेगा। तो बच्चे की सीखने की, और कैसे सीखता है, काफी बच्चे चित्रों के माध्यम से अच्छा सीखते हैं। काफी बच्चों को तो आप बोलोगे तो ही समझ जाएंगे, काफी बच्चों को चाहे कहीं ही समझा दो, वो कहीं कौन समझी। समझ में आ गई। तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है बच्चे की, वो कैसी होती है, इसके बारे में आपको इसमें समझना होता है। प्रेरणा, कोई भाई थे भी जिंदगी में क्यों पढ़ रहे हो भाई, थे भी यो क्लास देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, क्योंकि बीएड को थारो चिल्ड्रन एंड डेवलपमेंट का जो पेपर होने वाला है भाई, ग्रोइंग अप वाला, उसका आपका पेपर है, उसमें आपको कम से कम पास होना है। यह आपका मोटिवेशन है। या आपको हो सकता है कक्षा में पहला स्थान लाना है, या आपका मोटिवेशन है। या इसको पढ़कर भाई आप, अगर आप पढ़ाई करोगे तब आपकी बीएड क्लियर होगी, बीएड क्लियर करके आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, आपका जीवन अच्छा होगा। इसीलिए यह आपका जीवन में मोटिवेशन हो सकता है। तो जीवन में जब मनुष्य कोई ना कोई काम करता है तो उसके पीछे उसका मोटिवेशन, उसका क्या होना चाहिए, उसको प्रेरणा होनी बहुत जरूरी है। क्या होनी बहुत जरूरी है, उसके पीछे प्रेरणा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। तो आपको भी क्या करना है, बच्चे को बीच बीच में मोटिवेट करते रहना है ज्ञान के माध्यम से। मैं ऐसे कहता कि जो भी बच्चा क्लास में फर्स्ट स्थान आएगा उसको क्या करोगे, एक ट्रॉफी दूंगा। ये कर सकते हो, कुछ पैसे भी दे सकते हो। काफी बार बच्चे को आप उसको कक्षा में खड़े करके आप उसकी तारीफ कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, बच्चे मोटिवेट होते हैं और उनके सीखने की जो शक्ति होती है वो बढ़ती है। बुद्धि और व्यक्तित्व, बुद्धि क्या होती है आपके सामने, आपकी जो बौद्धिक स्तर होता है और जो पर्सनैलिटी होती है। कोई भी इंसान की पर्सनैलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है, कोई भी इंसान होता है भाई, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, काफी बच्चे ऐसे होते हैं भाई आपके सामने जो बुद्धि में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अगले वाला है व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपकी कक्षा में हर विद्यार्थी, चाहे वो कोई सीखने में अच्छा होगा, कोई चित्रकला में अच्छा होगा, कोई आपके सामने खेल कूद में अच्छा होगा, कोई पढ़ाई में अच्छा होगा। आप ये नहीं कह सकते कि कक्षा का हर विद्यार्थी खेल में अच्छा है, होना चाहिए, हर विद्यार्थी पेंटिंग में अच्छा होना चाहिए, हर विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए। आप घर में 4 व्यक्ति हो, चारों की शक्ल अलग अलग है, चारों के आपके सामने व्यवहार करने का तरीका अलग अलग है, सीखने का तरीका अलग अलग है ना। आप कोई पढ़ाई में इंटेलिजेंट, हर व्यक्ति का एक अलग अलग गुण होता है। और यही तो आप मनुष्य की खूबसूरती है, ये कमजोरी नहीं है। यही तो मनुष्य की खूबसूरती है कि आपके अंदर, हर मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। समझ में आ गया। तो इसी को क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। तो इन व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं, अब आप ये नहीं कह सकते कि सभी बच्चे इंटेलिजेंट होने चाहिए, नहीं हो सकते भाई। क्यों? क्योंकि हर बच्चे का व्यवहार, सीखने का तरीका, हर चीज अलग अलग है। तो इस चीज को आपको स्वीकारना है कि हर बच्चे के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, और आप इस चीज को स्वीकारो, एकदम रिजिड मत बन जाओ, है ना। इस चीज को समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य, बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। अगर आप बच्चे को ज्यादा भाई डांट डपट कर दोगे तो वो परेशान हो जाएगा,
नहीं पढ़ेगा आपसे डरने लग जाएगा। आपको डरा कर नहीं पढ़ाना है, बच्चे को प्यार से पढ़ाना है। जितना बच्चे को आप प्यार से पढ़ाओगे उतना ही बेहतर वो परफॉर्म करता है। अगले वाला शिक्षण अधिगम का महत्व। शिक्षण अधिगम क्या होता है भाई, आपके सामने टीचिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन का विद्यार्थी की जरूरत समझने में सहायता देता है। शिक्षण अधिगम किस चीज में सहायता देता है, बच्चे की क्या क्या जरूरत है, मतलब कोई भी स्टूडेंट है उसकी आपके सामने क्या क्या जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को समझने में मदद करता है। आपके सामने क्या बच्चे की क्या क्या जरूरतें होती है, उन जरूरतों को समझने में मदद करता है शिक्षण अधिगम। समझ में आ गया। सही शिक्षण विधि को चुनने में मदद करता है। अगर आपको एजुकेशन साइकोलॉजी को समझ लेते हो, है ना, तो आपको ये पता चलता है कि आप किस प्रकार का बच्चा है, उसको किस प्रकार के अध्ययन की जरूरत है, आपको उसी के हिसाब से काम करते हो। सही शिक्षण विधि चुनते हो। सही शिक्षण विधि का अर्थ होता है कि आपको कौन से विद्यार्थी के लिए कौन सा टाइप का कंटेंट बनाना है, ये आप उसके लिए चुनते हो। अगले वाला कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। कक्षा जो आपकी क्लास है उसके अंदर आपका काम क्या होता है, पूरी की पूरी क्लास के अंदर डिसिप्लिन बनाए रखना। क्या करना, पूरी की पूरी क्लास के अंदर डिसिप्लिन बनाए रखना आपका क्या है, कर्तव्य है, और आपको वो पूरा करना होता है। अगले वाला पॉइंट है कमजोर विद्यार्थियों की पहचान करना। क्या करना, आपकी क्लास के अंदर जो वीक स्टूडेंट है, कैसे स्टूडेंट है, आपकी क्लास के अंदर जो वीक कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको पहचानो, उनके ऊपर आपको कार्य करना आपका क्या होता है भाई, प्रमुख लक्ष्य होता है। तो यह आपको कुछ चीजों पर काम करना होता है। विद्यार्थी की जरूरत के हिसाब से काम करना, सही शिक्षण विधि को चुनना, क्लास में अनुशासन बनाए रखना और कमजोर विद्यार्थियों की पहचान करना, ये सब आपके शिक्षण अधिगम का महत्व में आते हैं। चलिए, इसीलिए हर शिक्षक को एजुकेशन साइकोलॉजी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो आपके सामने जो एजुकेशन साइकोलॉजी जो आपको पढ़ाई जा रही है, ये इसीलिए पढ़ाई जा रही है ताकि आप एक बेहतर, समझदार और बाल केंद्रित कैसे बन पाओ, शिक्षक बन पाओ। अगले वाला पॉइंट है चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित मनोविज्ञान की शाखाएं। मतलब जो बाल विकास से संबंधित आपके सामने मनोविज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। पहली शाखा है कोग्निटिव साइकोलॉजी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या होता है, यह शाखा निम्न पे केंद्रित होती है। कोग्निटिव साइकोलॉजी किस चीज पर मेहनत करती है भाई, आपके सामने सोचने की प्रक्रिया। कोग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है भाई, आपके सामने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। यह शाखा निम्न चीजों पर केंद्रित होती है। जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान किस किस चीज पर केंद्रित रहती है, सोचने की प्रक्रिया पर। आप कोई भी बच्चा है, कोई भी विद्यार्थी, वो किस तरीके से सोचता है, उसके सोचने की प्रक्रिया कैसी होती है। स्मृति, कोई भी विद्यार्थी है भाई, उसकी स्मृति कैसी है। स्मृति मतलब, स्मृति का अर्थ होता है भाई आपके सामने जो कोई भी विद्यार्थी है ना, वो उसकी आपके सामने कितनी सोचने की क्षमता कितनी है ना, उसकी मतलब सोचने की नहीं, याद रखने की क्षमता कितनी होती है, उसको स्मृति के नाम से जाना जाता है। अगले वाला लॉजिकल, कितने तर्क दे सकता है, कितने लॉजिकली वो चीजों को सोचता है ना। साइंस ऐसे तो नहीं भाई आपके सामने कोई उसको विज्ञान का अधिनियम बता रहे हो, वो कोई आपके सामने ऊट पटांग बात कर रहा है, नहीं, लॉजिकली तर्क के हिसाब से कितनी चीजों को सोच सकता है। अगले वाला समस्या का समाधान होना। कोई भी जो समस्या है उसका समाधान आपके सामने कैसे कर सकता है, इसके बारे में आपको समझना होता है। तो इन जो चार चीजें, कोई भी एक स्टूडेंट है ना, जैसे आप खुद को सोचो, आपके अंदर कौन कौन सी कैपेसिटी है, सोचने की प्रक्रिया। कई विद्यार्थी, आप कोई भी बच्चे के सामने ऐसे बताओ, अगर आपको कोई एक विद्यार्थी को कोई टास्क दिया कि जाओ और जाकर आपके सामने आपके गांव के स्टैंड तक पहुंचना है, तो आपके सोचने की प्रक्रिया कैसी होगी। काफी बच्चों को तो ओहो मेरे तो शरीर में दर्द होगा को ऐसा विचारधारा होगा। कई आदमी उठता ही चले जाएगा, है ना। कई आदमी पूछेगा भाई मन क्यों जानो है, ऐसे होता ना। तो ये होती है सोचने की प्रक्रिया। तो कोई आदमी सोचता कैसा है, फिर आपके दिमाग में ये बात रहे कि मुझे उस स्टैंड तक जाना है, बस स्टैंड तक जाना है, तो इसको स्मृति के नाम से जाना जाता है। वो आपकी कितनी अच्छी है। फिर आप लॉजिकल, आप घर वालों से पूछोगे कि भाई मुझे क्यों जाना है, तो आप तर्क कर रहे हो, है ना। तो आपके घर वाले आपको कोई काम बताएंगे, उस पर आप तर्क दोगे। तो तार्किक माध्यम का आप कितना प्रयोग करते हो। और समस्या का समाधान, क्या आप वहां पर जाकर, आपके घर वालों ने सब्जी लाने के लिए कहा है और जो सब्जी भाई आपके सामने जो घर वालों ने बताई वो नहीं मिल रही है, तो आप दूसरी सब्जी वैसी की वैसी आप दूसरी जगह से लेकर आते हो, उसी को समस्या समाधान के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी व्यक्ति के अंदर आपके सामने ये चार चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और आपको ये चीजें पहचाननी होती है। इन सब चीजों के माध्यम से आप इसे समझते हो कि विद्यार्थी कैसे चीजों को समझता है, ज्ञान कैसे बनता है, और ये सब चीजें जानने में सहायक होती हैं।
अगले वाला कॉन्सेप्ट है बिहेवियरल साइकोलॉजी, व्यवहारवादी मनोविज्ञान क्या होता है। मतलब व्यवहारवादी आपके सामने मनोविज्ञान क्या होता है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। यह शाखा का मुख्य विषय है। मतलब ये जो शाखा होती है बिहेवियरल साइकोलॉजी, ये शाखा का प्रमुख विषय होता है। इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार के बारे में जानते हैं। किसके व्यवहार के बारे में? डायरेक्ट बिहेवियर के बारे में। कौन सा व्यवहार होता है आपके सामने? जो प्रत्येक व्यवहार होता है उसके बारे में जानते हैं, प्रत्यक्ष व्यवहार के बारे में हम जानते हैं। उद्दीपन प्रतिक्रिया, स्टिमुलस, कैसे आपके सामने कोई भी बच्चा होता है, जब आप उसके सामने कोई समस्या देते हो तो कैसे रिएक्ट करता है, उसको क्या कहा जाता है? उद्दीपन प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने पुरस्कार, दंड व अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में सुधार करना। किसके माध्यम से? आप कोई भी विद्यार्थी है उसको पुरस्कार देकर उसके व्यवहार में बदलाव ला सकते हो, कोई दंड देकर। दंड देने का अर्थ यह नहीं है कि आपने लकड़ी उठा ली और उसके हाथों पर मारने लगे, नहीं नहीं। दंड भी आप बहुत ही अनुशासित तरीके से दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? आपके विद्यार्थी का आपने टेस्ट लिया कोई शिक्षण का, उसके कम नंबर आए, तो आप क्या कर सकते हो? उसको आपने दंड दिया कि जाओ जितने भी पर्सन है ना उसको 5 बार अपनी कॉपी में लिख कर आओ। और जब वो बच्चा लिखेगा है ना, और बोल बोल कर आपको लिखना है, तो उसको कहीं ना कहीं वो चीजें याद होंगी। और कक्षा में उसको सामने खड़े होकर है ना उसको बताना है कि अगर आप तेरे को 5 दिन में इस चैप्टर याद करके आना, और क्लास कक्षा में सामने खड़े होकर मैं तेरे से प्रश्न पूछूंगा, है ना। तो इस तरीके से आप दंड भी दे सकते हो, और बार बार अभ्यास के माध्यम से भी बच्चे का जो व्यवहार होता है उसमें आप सुधार ला सकते हो। तो इसको व्यवहारवादी मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है, बिहेवियरल साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, कि आप कोई भी व्यक्ति के व्यवहार में, क्योंकि काफी बच्चों का दिमाग अच्छा होता है लेकिन उनका व्यवहार है ना वो ऐसा होता है कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उनके व्यवहार में आप कैसे बदलाव ला सकते हो? पुरस्कार देकर, दंड देकर, अभ्यास करा के, इन सब माध्यमों से आप उसके बिहेवियर में अंतर ला सकते हो। अगले वाला होता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान। यह शाखा अध्ययन करती है, किस चीज का अध्ययन करती है? जन्म से लेकर वयस्क होने तक का जो विकास होता है उसका अध्ययन करती है। कौन सी? डेवलपमेंट साइकोलॉजी। इसमें हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक विकास रहता है उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? कोई भी बच्चा होता है उसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा उसके बारे में, उसकी मेंटल डेवलपमेंट कैसी हुई है उसके बारे में, उसका सोशल, उसका सामाजिक आपके सामने डेवलपमेंट कैसे हुआ है, और उसका इमोशनल, कौन सा इमोशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो कोई भी बच्चे का, जैसे जब वो बच्चा जन्म लेता है उससे लेकर जब वो आप तक पढ़ने कर आया, तब तक भाई हो सकता है कोई अमीर परिवार से है, कोई गरीब परिवार से है ना, कोई फिजिकली भाई मोटा हट्टा ताजा है, कोई थोड़ा पतला है, शरीर में कमजोर है, कोई ठीक ठाक है, हो सकता है। कई बच्चे आपके सामने दिन को थोड़ा सा डांट दो तो रोने लग जाते हैं, कईयों को कुछ कह दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये आपके सामने जो बच्चा होता है उसके अंदर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास कैसे होता है इसके बारे में आपको अध्ययन करना होता है। शिक्षा में आपके सामने कैसे मदद करता है? बच्चे की उम्र के अनुसार शिक्षण करना होता है। छोटे बच्चे को प्यार से आपको ज्यादा समझाना है, बड़े बच्चों को डांट के हिसाब से, और उससे बड़े हो जाए तो प्यार और डांट के हिसाब से दोनों को यूज करना पड़ता है। क्योंकि 11वीं का बच्चा ज्यादा डांट भी कौन सका और ज्यादा प्यार भी कौन कर सका, तो दोनों करना पड़े। आपके सामने तीसरी से लेकर 8वीं तक के बच्चे को डांटो भाई, डांट के माध्यम से पढ़ेगा, और जब वो तीसरी क्लास तक, तीसरी 5वीं क्लास तक होगा तो उसको प्यार के माध्यम से ज्यादा समझाओ, क्योंकि अभी वो उसकी आयु बहुत ज्यादा छोटी है। अगले वाला प्रश्न है भाई आपके सामने, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की विधियां। जो मनोविज्ञान होता है उसके अंदर अलग अलग प्रकार की विधियां पाई जाती हैं, तो कौन कौन सी विधि आपके सामने आपको पढ़ना जो आपके लिए महत्वपूर्ण है? पहली होती है केस स्टडी मेथड, व्यक्तिगत अध्ययन विधि। कौन सी विधि होती है भाई? व्यक्तिगत अध्ययन। कोई भी एक व्यक्ति होता है उसकी आपके सामने जो अध्ययन करते हो उसकी विधि होती है। पहला पॉइंट है किसी एक बालक का गहन अध्ययन करना। केस स्टडी मेथड में आप क्या करते हो? केस स्टडी मेथड में क्या करते हो? कोई भी एक बच्चा होता ना उसके बारे में आप गहनता से अध्ययन करते हो। क्या करते हो? उसका आप बहुत गहनता से अध्ययन करते हो, उसी को केस स्टडी मेथड के नाम से जाना जाता है। कौन से मेथड के नाम से जाना जाता है? केस स्टडी मेथड के माध्यम से। समस्या वाले बच्चों के लिए उपयोगी, मतलब जिन बच्चों में आपके सामने क्या है, कोई भावनात्मक रूप से कमजोर है, पढ़ाई में कमजोर है, तो इस प्रकार के बच्चों के लिए अपन क्या करते हैं? केस स्टडी मेथड का उपयोग करते हैं, जिसमें कोई भी बच्चा होता है उसका व्यवहार हो गया, उसका पढ़ने का तरीका, सबके बारे में अपन गहनता से अध्ययन करते हैं। अगले वाला पॉइंट है लक्षण। सबसे पहले व्यक्तिगत ध्यान, आपको किस चीज पर ध्यान देना है? जो एक एक बच्चा होता है उसके ऊपर आपको व्यक्तिगत तरीके से ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है? एक एक बच्चे पर आपको व्यक्तिगत तरीके से ध्यान देना होता है।
समय लेने वाली विधि कैसे होती है भाई? काफी समय लगता है आपको, हर चीज को समझने में काफी समय लगता है इसमें, और व्यक्तिगत ध्यान भी देना पड़ता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है भाई। भावनात्मक और सीखने की समस्याओं का समाधान होता है। इसमें क्या होता है, आपका इमोशनल और लर्निंग से जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है, मतलब कोई भी बच्चा वो इमोशनली कितना स्ट्रांग है, मतलब कोई भी बच्चा वो इमोशनली कितना स्ट्रांग है, और उसकी लर्निंग कैपेसिटी कैसी है, उसकी लर्निंग कैसी कैपेसिटी है, उन सब प्रॉब्लम को समझने का जो समाधान है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। अगले वाला प्रश्न है एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि। नियंत्रण परिस्थिति का प्रयोग करना, कारण परिणाम का अध्ययन करना, मतलब परिस्थितियों को नियंत्रण करके आप इसके अंदर अध्ययन करते हो और कारण और परिणाम का अध्ययन करते हो कि भाई आपने कोई विद्यार्थी का टेस्ट लिया है ना, टेस्ट लेकर आपके सामने उसका क्या रिजल्ट आया, उस प्रकार का जो आपके सामने एनालिसिस किया जाता है उसको कौन सा मेथड कहा जाता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड के नाम से जाना जाता है। कौन सा मेथड के नाम से जाना जाता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड के नाम से जाना जाता है, प्रयोगात्मक विधि के नाम से जाना जाता है। उपयोग क्या होता है? सीखने की तकनीक को समझना, जो आपने जो कैसे कोई भी बच्चा सीखता है, वो कैसे जो सीखता है उसके सीखने की तकनीक कैसी है, मतलब कोई भी बच्चा वो आपका व्यवहार है वो सीख रहा है तो उसके सीखने की तकनीक कैसी है उसके बारे में अध्ययन करते हैं अपन। व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन करना, उसका जो बिहेवियर है क्या है, उसका जो बिहेवियर है उसके बिहेवियर में आपके सामने कैसे चेंजमेंट आते हैं, उसके बिहेवियर में कैसे चेंजमेंट आते हैं उसके बारे में जो अध्ययन करते हो उसके बारे में अपन समझते हैं। अगले वाला प्रश्न है चाइल्ड डेवलपमेंट में इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो बच्चे का जो विकास होता है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, उसमें से आपके सामने जितनी भी जो विधियां नीचे, इन सब विधियों का अपन प्रयोग में लेते हैं। कौन कौन सी विधियां भाई? पहली विधि है बच्चे की समस्या का पहचान करना, कोई भी बच्चा है उसके सामने कैसी कैसी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का पहचान करना। अगले वाला है सीखने की कठिनाइयों को समझना, कोई भी बच्चा जब चीजों को समझता है तो उसके सामने कैसे कैसे कठिनाई आती है, मतलब जब बच्चा कोई भी चीजों को सीखता है तो उसके सामने कैसी कैसी कठिनाई आती है उसके बारे में समझना। उचित शिक्षण रणनीति बनाना, मतलब आपके सामने कि कैसे बच्चे को पढ़ाना है, उसकी एक उचित जो शिक्षण करने की रणनीति बनाने में बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध होता है। उसके व्यवहार में सुधार करने के लिए सब विधियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये सभी विधियां शिक्षक को एक वैज्ञानिक निर्णय लेने में मदद करती हैं। ये सारी विधियां क्या करती हैं? कोई भी शिक्षक होता है ना, उसको वैज्ञानिक निर्णय लेने में बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध होती हैं। चलिए भाई अगली वाली यूनिट नंबर सेकंड की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे जो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर जो आपकी यूनिट नंबर सेकंड होने वाली है, डायमेंशंस इन चाइल्ड डेवलपमेंट। कोई भी बच्चा का जो आपके सामने विकास होता है उसके कौन कौन से आकार होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की उदाहरण, क्या होती है ग्रोथ कोई भी बच्चे की और उसका विकास किस तरीके से होता है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। ग्रोथ की वृद्धि कैसी होती है? शारीरिक परिवर्तनों में वृद्धि, कोई भी बच्चा उसके अंदर शरीर के अंदर जो आपके सामने अलग अलग प्रकार के जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। कोई भी बच्चा है उसके शरीर के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो बदलाव देखने को मिलते हैं उसको अपन वृद्धि के नाम से जानते हैं। जैसे उसकी हाइट बढ़ गई, उसका वजन में आपके सामने बदलाव हो रहा है और उसके आकार में, मतलब हाइट बढ़ने से संबंधित है, उसमें जो बदलाव देखने को मिलता है उसको क्या कहा जाता है? शारीरिक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। ग्रोथ को हम नाप सकते हैं, ये आपका सीटेट में रीट में प्रश्न बहुत आते हैं भाई, खास करके सीटेट में तो बहुत आते हैं। तो ग्रोथ को अपन क्या कर सकते हैं भाई? ग्रोथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ग्रोथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उसको माप सकते हैं। जैसे कि बच्चे का कद बढ़ना, बच्चे का वजन बढ़ना, ये सब आपके सामने इसके उदाहरण होते हैं। कौन से उदाहरण होते हैं? कोई भी जो बच्चा है उसकी हाइट बढ़ गई, उसका वजन बढ़ना, ये सब चीजें किसके अंदर आती है भाई? ग्रोथ के अंदर आते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई भी जो ग्रोथ होती है ना उसको मापा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और एक लिमिटेड पीरियड तक रहता है। समझ में आ गया? आपकी हाइट ऐसे थोड़ी कि बुढ़ापे में बढ़ रही है, नहीं बढ़ती आपके सामने। आपकी उम्र होती है एक एडल्ट एज तक लगभग क्या है, जो आपके सामने जो शारीरिक जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। अगले वाला पॉइंट है डेवलपमेंट, विकास। विकास क्या होता है? कोई भी इंसान का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। मतलब आपका कोई भी इंसान है उसके शरीर के अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है, उसके मानसिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसके सामाजिक और उसके जो भावनात्मक उसके शरीर में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उसी को किसके नाम से जाना जाता है? विकास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? विकास के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी आदमी उसके बॉडी में,
उसके मेंटल स्ट्रेंथ में, उसकी सोशल और इमोशनल जो आपके सामने चेंजमेंट देखने को मिलते हैं कोई इंसान के अंदर, उसको डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक आपके सामने कोई इंसान के जो चीजों में परिवर्तन होता है उसी को अपन डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। पहला होता है व्यवहार में गुणात्मक बदलाव। कोई भी इंसान का जो बिहेवियर है, कोई भी इंसान का जो बिहेवियर है उसके अंदर आपके सामने क्वांटिटेटिव चेंजमेंट आएगा। अब क्या आप कभी भी एक बात बताओ, कोई जैसे आप पहले थे, जैसे आप 10 साल की आपकी उम्र थी, तब आपकी जो समझ थी, क्या वो वैसी समझ आज के समय है आपके अंदर? नहीं है। जब बच्चे जैसी हरकतें करते थे। अब आप कॉलेज में थे तब आपकी सोच अलग है, और आप बीएड में आ गए तब आपकी थिंकिंग अलग हो गई है ना? शादी करने से पहले आपकी थिंकिंग अलग थी, उसके बाद में आपकी थिंकिंग अलग हो गई। तो इंसान के जो बिहेवियर में, व्यवहार में जो समय के साथ बदलाव आता है उसी को व्यवहार का गुणात्मक बदलाव के नाम से जाना जा सकता है, जिसे सीधे मापा नहीं जा सकता। मतलब समय के साथ अपन क्या है, सीधा कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? जो चीजें होती हैं उनको कैलकुलेट हम नहीं कर सकते हैं, सीधा का सीधा हम नहीं माप सकते हैं कभी भी। समझ में आ गया? जन्म से मृत्यु तक चलता है। कब चलता है भाई आपके सामने? जब आप जन्म लेते हो तब से लेकर आपकी जो बर्थ होती है, बर्थ से लेकर आपके सामने जो डेथ होती है, तब तक ये सभी चीजें आपके सामने चलती हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? आपके जो जन्म होता है वहां से लेकर मृत्यु तक ये सब चीजें चलती हैं, हम इसे सीधा माप भी नहीं सकते। और व्यवहार होता है, कोई भी इंसान का जो बिहेवियर होता है उसका गुणात्मक बदलाव के लिए उपयोग में आते हैं। इसका शारीरिक, मानसिक व सामाजिक भावनात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कोई भी इंसान को जो फिजिकल, मेंटल और आपके सामने सोशल चेंजमेंट देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए आप सोचते हो, समझते हो और भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता होती है। क्या होती है? आपको चीजों किस तरीके से सोचते हो, किस तरीके को आपको जिंदगी में समझने की क्षमता है, कैसे आप अपने इमोशंस को दूसरों को एक्सप्रेस करते हो। समझ में आ गया? तो सोचने, समझने व भावनाओं को व्यक्त करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहा जाता है? विकास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विकास के नाम से जाना जाता है, आपके डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। अब अंतर समझना, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। मतलब जो इंसान की वृद्धि होती है और जो आपके सामने विकास होता है, दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है भाई? ग्रोथ एक प्रकार की क्वांटिटी होती है। ग्रोथ क्या होती है? आपके सामने मात्रात्मक होती है। क्या होती है? मात्रात्मक होती है, क्वांटिटी होती है। डेवलपमेंट कैसा होता है? गुणात्मक, क्वालिटेटिव होती है। मतलब क्वालिटी के हिसाब से आपके सामने देखने को मिलता है। कोई भी इंसान का विकास कैसे होता है? क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है। और ग्रोथ है वो आपकी मात्रात्मक होती है। कैसी होती है भाई? मात्राओं के हिसाब से मात्रात्मक देखने को मिलती है। मात्रात्मक आपका डेवलपमेंट देखने को मिलता है और डेवलपमेंट आपका गुणात्मक होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट की अवधारणा है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब आपका कोई भी बच्चा होता है उसके जो डेवलपमेंट होता है, बच्चे की वृद्धि के विकास के अंदर कौन कौन से स्टेजेस होते हैं प्रमुख, उसके अपन देखेंगे। 3 प्रमुख आपके सामने कोई भी बच्चा होता है उसका विकास देखने को मिलता है। सबसे पहला बच्चे का विकास होता है इन्फेंसी में। इन्फेंसी का अर्थ होता है आपके सामने शिशु अवस्था। जब आपके सामने बच्चा एकदम छोटा बालक रहता ना, जन्म जब बच्चा लेता है तो वो कौन सी अवस्था होती है? शिशु अवस्था के नाम से जाना जाता है, इन्फेंसी के नाम से जाना जाता है ना? अगले वाला होता है बाल्य अवस्था। ये 0 से लेकर 5 साल की अवस्था बोली जाती है भाई। बाल्य अवस्था क्या रहती है भाई? 5 साल से 12 साल की जो उम्र होती है उसको बाल्य अवस्था के नाम से जाना जाता है। जब बच्चा स्कूल के अंदर जाना लगता है, आपके सामने सभी के साथ दोस्ती वगैरह करने लग जाता है, उसको क्या किसके नाम से जाना जाता है? चाइल्डहुड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? चाइल्डहुड के नाम से जाना जाता है। फिर अगली अवस्था आती है किशोर अवस्था। अगली अवस्था कौन सी होती है भाई आपके सामने? किशोर अवस्था। एडोलसेंस कौन सी होती है भाई? किशोर अवस्था वो अवस्था होती है जब बच्चा आपके सामने समझदार हो जाता है। 12 से लेकर 18 साल की उम्र होती है, वो किशोर अवस्था होती है। जब उसको समझदारी आने लग जाती है, वो अपनी पढ़ाई, अपने करियर के प्रति सजग होने लग जाता है और आपके सामने भावनात्मक रूप से काफी उथल पुथल उसके जीवन में देखने को मिलती है, उसी को किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक अवस्था में बालक की जरूरतें और व्यवहार अलग अलग होता है। जितनी भी जो अवस्थाएं बताइए, चाहे शिशु अवस्था हो, चाहे बाल्य अवस्था हो, चाहे किशोर अवस्था हो, तीनों की तीनों अवस्थाओं में बच्चों का जो व्यवहार है वो भी अलग होगा और बच्चे की जरूरत भी अलग होगी। तो तीनों की तीनों के अंदर आपके बच्चे की जरूरत और व्यवहार अलग अलग होता है। चलिए अगले वाले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। क्या होता है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। जो डेवलपमेंट होता है कोई भी बच्चे का, वो कैसा होता है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, लगातार चलने वाली प्रोसेस होती है। डेवलपमेंट कैसा होता है भाई आपके सामने? कोई भी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो लगातार चलता रहता है आपके सामने।
विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, जब आपके सामने इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कोई बच्चा है जिनका आपके सामने मानसिक विकास बहुत अच्छा हो जाएगा, काफी बच्चों का बिल्कुल नहीं हो पाता है। कई बच्चे आपके सामने क्या रहते हैं, फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, कई बच्चे नहीं हो पाते हैं। कई बच्चे आपके सामने मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, कैसे मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफी बच्चे नहीं हो पाते हैं। तो यही है, बच्चों के विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं काफी देखने को मिलती हैं। विकास क्रमबद्ध होता है, जो कोई भी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो आपके सामने कैसे होता है, क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्ध मतलब क्या होता है, आपके सामने स्टेप वाइज होगा, समझ में आ गया, पहले फिजिकल फिर मेंटल, इस तरीके से आपके सामने देखने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं होता, मतलब आपको एक बात देखो, आज जो आपके पास समझ है वो बचपन में वैसी समझ नहीं थी, लेकिन फिर आप बचपन में जब छोटे थे तब आपके पास अलग समझ थी, 5 साल की हुई तब अलग थी, 10 साल की हुई तब अलग आई, फिर 15 साल, अब 20 साल के, आपका उम्र 25 या 23 साल होगी, तो इस उम्र में आपको अलग समझ है। तो उम्र के हिसाब से जो आपके अंदर अलग अलग प्रकार की जो समझ आई है वो एक साथ नहीं आती, स्टेप वाइज आती है। इसको क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट क्रम वाइज होता है। विकास कैसे देखने को मिलता है, क्रमबद्ध तरीके से देखने को मिलता है, स्टेप वाइज देखने को मिलता है। विकास आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, कहां से जाता है, आपके सामने जर्नल टू स्पेसिफिक। जर्नल टू स्पेसिफिक क्या होता है आपके सामने, ये बता रहा हूं ना, ये आपको ये रट लेना, एक सी-टेट में ऐसे कैसे प्रश्न आते हैं इससे, और रीट में भी ऐसे कैसे आते हैं, समझ में आ गया। और अगर आप पेपर दोगे ना आपके जो टीचर के, उनमें भी ऐसे कैसे आते हैं, तो ये बीएड के पेपर को ढंग से पढ़ लिया करो, सेम टू सेम पेपर ऐसे कैसे देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न आता है, विकास कहां से जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, सेम टू सेम प्रश्न आता है, तो पढ़ लेना इनको अच्छे से। कैसे जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। पहला, जैसे कि सबसे पहले आपका ना थोड़ा थोड़ा समाज के पहले क्या था, आप अपने किसको जानते थे, सिर्फ अपने माता पिता के बारे में जानते थे, आपको अपने माता पिता से मतलब था। धीरे धीरे भाई आपको अपने माता पिता, अपने भाई बहन, पूरा परिवार का नॉलेज होने लग गया। फिर आप 10-12 साल के, तब आपको अपने परिवार तक सीमित रहते हो, फिर आपको धीरे धीरे अपने समाज के बारे में ज्ञान होने लग जाता है। तो इस तरीके से आपके सामने जर्नल टू स्पेसिफिक जाने का काम करता है। विकास सभी क्षेत्रों में होता है, विकास इंसान का ऐसे नहीं कि एक क्षेत्र में होगा। मेंटली कोई इंसान का डेवलपमेंट है, मेंटली भी होगा, फिजिकल भी होगा, आपके सामने इकोनॉमिकली या इंटेलिजेंस, हर हिसाब से होता है, बच्चे का सारा विकास देखने को मिलता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोई भी बच्चे का डेवलपमेंट है वो प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोई भी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसको आपके सामने क्या करते हैं, इफेक्ट करने का काम करते हैं। पहले होता है जेनेटिक फैक्टर। क्या होता है आपके सामने, जेनेटिक फैक्टर, अनुवांशिक जो आपके सामने चीजें होती हैं वो बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करते हैं। जैसे माता पिता से प्राप्त गुण, कोई भी बच्चा है उसको माता पिता से जो गुण मिलते हैं, कोई भी जो आपके सामने बच्चा है उसको जो माता पिता से जो गुण मिलते हैं उससे काफी ज्यादा बच्चा क्या होता है, प्रभावित होता है। क्या होता है, माता पिता से जो गुण मिलते हैं उससे बच्चा काफी ज्यादा प्रभावित होता है। उसकी बुद्धि कैसी है, उसका रंग कैसा, उसका कद कैसा है, इन सब चीजों से भी बच्चा है वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है। किस चीज से, माता पिता के पास गुण कैसे हैं उनसे भी काफी प्रभावित होता है। उसकी बुद्धि, रंग, कद कैसा है, इन सब चीजों से भी बच्चा है वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है। भाई माँ बाप से आप बोली चीजें सीखा। अगले वाले फैक्टर बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं, जो आपके शरीर से संबंधित जितने भी जो कारक होते हैं उसको बायोलॉजिकल फैक्टर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, काफी बच्चे काफी ज्यादा बीमार रहते हैं, है ना। काफी बच्चे आपके सामने क्या कैसे रहते हैं भाई, जिनका शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, काफी बच्चों को अच्छे पोषक तत्व मिलते हैं। हार्मोनल ग्रोथ कैसी हुई, ये सब चीजें आपके सामने किसे होती हैं, बायोलॉजिकल या जैविक फैक्टर से डिपेंड करती हैं। आपके जो जैविक उपक्रम होता है उससे संबंधित होती हैं। पर्यावरणीय कारक कौन से होते हैं, पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से कारक होते हैं, आपका परिवार है वो किस प्रकार का है, आप किस प्रकार के विद्यालय में गए, आप किस समाज से संबंध रखते हो, ये सब के सब चीज किससे संबंधित रखते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर से संबंधित। पर्यावरणीय चीजें होती हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। किस चीज से संबंधित, पर्यावरण के से संबंधित ये सब चीजें होती हैं। आपका परिवार कैसा है, आपका विद्यालय कैसा, आपका समाज कैसा है, इन सब चीजें जो जिसमें काउंट होती है वो क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर या पर्यावरण। पर्यावरण होता है भाई आपका आसपास का वातावरण। कई बार थे कौन कह करो कि भाई मार तो घर को माहौल ही बढ़िया को नहीं, है ना, मैं तो के पढ़ा हमारे स्कूल में बढ़िया ही कौन पढ़ाया जा, तो यह सब क्या आपका सामने मारो तो समाज ही बढ़िया को नहीं, ये हो वातावरण। समझ लो आपके आसपास का माहौल कैसा है उसको इन्वायरमेंटल फैक्टर में डाला जाता है। अगले वाला फैक्टर होता है फिजिकल फैक्टर। कौन सा फैक्टर होता है, फिजिकल फैक्टर है शारीरिक फैक्टर। कोई भी व्यक्ति उसकी शारीरिक संरचना कैसी है,
कोई भी बच्चा होता है उसका शरीर की संरचना कैसी है, हष्ट पुष्ट है, मोटा है, ताजा है, कैसा है ना, उसको फिजिकल फैक्टर के नाम से जानते हैं। कौन से फैक्टर के नाम से जानते हैं भाई? फिजिकल फैक्टर के नाम से जानते हैं, शारीरिक उपक्रम के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क का विकास कैसा है, कोई भी विद्यार्थी है, कोई भी व्यक्ति है, उसका मस्तिष्क का विकास कैसा हुआ है, क्या उसका जो मस्तिष्क है उसका डेवलपमेंट सही से हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब उसके सोचने की क्षमता अच्छे से डेवलप हुई है या नहीं हुई। ये सब कारक भी आपके सामने प्रभावित करते हैं भाई। विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, कौन कौन से आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के जो सिद्धांत है, विकास के सिद्धांत है, वो निर्भर करते हैं। पहले वाला होता है कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो जीन पैजे के द्वारा दी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है भाई आपके सामने, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ये पर्सन हुबहू देखने को मिलते हैं। कैसे आते हैं? हुबहू ये पर्सन आते हैं। सबसे पहला है कोग्निटिव थ्योरी जो जीन पैजे के द्वारा दी गई थी। उसमें क्या था? संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करना, कि कोई भी बच्चा है ना, उसकी बुद्धि में कितना विकास हुआ है, उसका अध्ययन करते हैं। उसको संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है। कौन से विकास के नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। क्या बच्चा सक्रिय रूप से चीजों को सीख रहा है या नहीं सीख रहा है? क्या कि कोई भी बच्चा है वो एक्टिवली चीजों को सीखता है या नहीं सीखता है? ये जैन पेजे का सिद्धांत पता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, है ना। सीखना अनुभव पे आधारित हो। बच्चा कैसे सीखेगा? एक्सपीरियंस करके। कैसे सीखता भाई बच्चा? जीवन में अपनी जितनी भी चीजें सीखता है वो एक्सपीरियंस के आधार पे सीखता है। उसको क्या कहा जाता है? सीखना। और किस पे आधार पे? अनुभव के आधार पे जब बच्चा सीखता है उसको कौन सा सिद्धांत है? जीन प्याजे का आपके सामने कोग्निटिव थ्योरी ऑफ जीन। अगले वाला आपके सामने कोग्निटिव डेवलपमेंट बाय लेवस्की के द्वारा। तो लेवस्की के द्वारा आपके सामने कोग्निटिव डेवलपमेंट किया गया, उससे संबंधित आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। सामाजिक सहभागिता का क्या महत्व होता है? मतलब सब लोग जो मिलजुल कर रहते हैं, सामाजिक सहभागिता का महत्व के बारे में बताया कि सभी लोग आपके सामने मिलजुल कर रहते हैं, उसी को कोग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेपीडी के माध्यम सिद्धांत से बताया। और शिक्षक और समाज का क्या महत्व होता है? सीधी की सीधी बात है भाई आपके सामने, जो इन्वायरमेंट बेस्ड पे स्टडी थी इनकी, किसकी? कि हमारा जो आसपास का जो समाज होता है वो हमारे सोचने को तरीके को कैसे बदलता है, वातावरण होता है वो हमारे सोचने को तरीके को कैसे बदलता है। किसके द्वारा बताया गया था? लेवेस्की के द्वारा बताया गया था। सीखना समाज और संस्कृति को प्रभावित करता है। सीखना भाई, आप अगर एक बात बताओ, आप पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहते हो, आपके माता पिता पढ़े लिखे हैं, है ना, तो आप ज्यादा जल्दी चीजें सीख पाओ, क्योंकि एक तो जेनेटिक आपकी मजबूत होगी। दूसरी बात क्या है? आप है ना, आपके माता पिता भी आपको सिखाने में मदद करेंगे। एक ऐसे क्षेत्र से आते हो जहां पर लोग आपके सामने इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो आपके सामने जो संस्कृति है वो प्रभावित होती है। अगले वाला जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी बाय एरिक्सन के द्वारा। एरिक्सन की थ्योरी क्या है? विकास में सामाजिक संघर्ष, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसके विकास में किस किस तरीके से आपके सामने जो सामाजिक संघर्ष देखने को मिलता है, इससे संबंधित है। जीवन के अलग अलग 8 चक्र के बारे में बताया। प्रत्येक चक्र में संकट और समाधान क्या होता है। जो प्रत्येक जीवन का चक्र होता है उसमें क्या किस किस प्रकार के संकट दिखाई देते हैं और उनका अपन किस तरीके से समाधान निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी दी गई थी एरिक्सन के द्वारा। किसके द्वारा? एरिक्सन के द्वारा दी गई थी। व्यक्तित्व का विकास सामाजिक अनुभव पे होता है। कोई भी इंसान होता है उसका व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है? उसका जो सामाजिक, जैसे उसको सोशल एक्सपीरियंस होंगे, कैसे उसको जीवन में सोशल एक्सपीरियंस होंगे, उसी के आधार पर उसका व्यक्तित्व का विकास देखने को मिलता है। सिगमंड फ्राइड के आपके सामने जो थ्योरी है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। अवचेतन मन का महत्व। कोई भी इंसान क्या, जो अवचेतन मन होता है और जो अपना जो आत्मा जिसको बोलते हैं, उसके महत्व के इन्होंने ईगो और सुपर ईगो के बारे में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। शुरुआती अनुभव और व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं। आप जीवन में जो पहले के जीवन में किए गए एक्सपीरियंस आपके मन को कैसे प्रभावित करते हैं, वो किसके द्वारा दिया गया था? सिगमंड फ्राइड के द्वारा सिद्धांत दिया गया था। अगले वाला फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। हमारे शरीर में किस तरीके से वृद्धि होती है, मांसपेशियों का विकास कैसे होता है, इंद्रियों की क्षमता कैसे होती है। भाई हमारा शरीर है उसमें विकास कैसे होता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। उसको क्या कहा जाता है? फिजिकल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। कौन से डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है? फिजिकल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। हमारी मांसपेशियों का विकास कैसे होता है? हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, जो हमारी जो
पूरी की पूरी आपकी जो मसल्स होती हैं उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, और हमारी जो इंद्रियां होती हैं उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इन सब चीजों के डेवलपमेंट के लिए आपको सही पोषण और व्यायाम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सही मात्रा में आपको पोषण मिले और सही मात्रा में आप व्यायाम करते रहो। इससे आपके सामने क्या होता है, आपके शरीर की भी वृद्धि होती है, आपकी मांसपेशियों की भी वृद्धि होती है और इंद्रियों की भी क्षमता में वृद्धि होती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक भावनात्मक विकास के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। किसके ऊपर? सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक भावनात्मक विकास क्या होता है इसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट है भावनाओं को समझना। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में क्या करते हैं अपन? जो इमोशंस को समझते हैं। किसको समझते हैं? जो लोग होते हैं उनके इमोशंस को समझते हैं कि लोगों के इमोशंस कैसे होते हैं, उनके इमोशन को समझते हैं। दूसरों से संबंध बनाना, इससे क्या होता है भाई, काफी लोग होते हैं जिनके आपके समाज में सभी लोगों के साथ अच्छी बनती है, काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको आपके सामने लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो उनका क्या है, सामाजिक भावनात्मक विकास उतना अच्छा नहीं हुआ है। मतलब समाज में वो घुल मिल सके, कहीं दूसरे लोगों के साथ मिलजुल सके और उन एनवायरमेंट में अडेप्ट करने की जो क्षमता है वो कैसे उनकी कम है। आत्म नियंत्रण, खुद पे कंट्रोल कम है आपका। परिवार और विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाई एक बात बताओ, परिवार आपको मोटिवेट करे कि बाहर निकलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए, तो आपका जो सामाजिक विकास ज्यादा होगा। और विद्यालय तो सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों? विद्यालय के अंदर आपके सामने अलग अलग जो क्षेत्र होता है वहां से लोग आते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग आते हैं, तो आपको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलता है। किसका? ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलता है समाज का। चलिए अगले वाले यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं। एजुकेशन इंप्लीकेशन ऑफ लर्निंग थ्योरीज, मतलब समाज के अंदर अपन जो एजुकेशन जो इंप्लीकेशन वो किस तरीके से की जाती हैं सामाजिक चीजों को समझने में। पहला होता है लर्निंग अधिगम की अवधारणा क्या होती है, समाज को समझने की लर्निंग जो अधिगम की क्या अवधारणाएं होती हैं। लर्निंग वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यवहार में उपेक्षिकृत स्थायी परिवर्तन आता है, जो अनुभव अभ्यास के कारण आता है। मतलब लर्निंग क्या होती है? लर्निंग क्या प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम व्यवहार को उपेक्षिकृत आपके सामने स्थायी परिवर्तन आते हैं। जो हमारे व्यवहार के अंदर आपके सामने स्थायी परिवर्तन देखने को मिलते हैं उसी को किसके नाम से जाना जाता है? लर्निंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? लर्निंग के नाम से जाना जाता है। और लर्निंग हम चीजों को कैसे सीखते हैं? क्या तो आप क्या कर सकते हो भाई, पढ़ाई कर रहे हो है ना, तो आपने क्या किया, जैसे बाइक चलानी तो आपने प्रैक्टिकल करके सीखा, या आप कोई भी थ्योरी करके सीख सकते हो भाई। क्या तो क्लास में आप चीजों को पढ़कर सीख सकते हो, और आपके सामने कोई ग्राउंड पे जाकर कोई प्रैक्टिकल करके आप चीजों को सीखते हो। तो लर्निंग करने के आपके सामने दो ही तरीके होते हैं, अनुभव अभ्यास के द्वारा, और आपके व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है। समझ में आ गया? जो आपके व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन आता है उसी को लर्निंग के नाम से जाना जाता है। मुख्य विशेषताएं क्या होती है लर्निंग की? व्यवहार में परिवर्तन, आपका जो बिहेवियर होता है क्या होता है, आपका जो बिहेवियर होता है उसमें क्या होता है, बदलाव देखने को मिलता है। क्या होता है? परिवर्तन आता है। आपका जो बिहेवियर है उसके अंदर जो चेंजमेंट है वो देखने को मिलता है। अनुभव आधारित होती है, एक्सपीरियंस के आधार पे होती है। किसके आधार पे होती है? एक्सपीरियंस के आधार पे होती है। आपको जैसा जीवन में अनुभव हो रहा है उसके आधार पे चीजें देखने को मिलती हैं। सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया क्या होती है? ऐसी प्रक्रिया जो लगातार चलती रहे, कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। समझ में आ गया? लगातार कोई भी घटना घटित होती रहे उसको सतत प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसी प्रोसेस जो लगातार चलती रहती है, एक्सपीरियंस के आधार पे चीजों को सीखते हो और व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या होता है? जब लोगों के जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको आपको क्या कहा जाता है? लर्निंग के नाम से जाना जाता है। जिंदगी में आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, सतत प्रक्रिया होती है। कोई ना कोई उद्देश्य पूर्ति के लिए, जैसे आप पढ़ रहे हो, चीजों को सीख रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, आपको पास होना है, तो यह आपका उद्देश्य पूर्ति है। आपके व्यवहार में परिवर्तन की वजह से भी सभी चीजें होती हैं। कक्षा में जो सारा शिक्षण सीखने पर ही आधारित होता है। मतलब जो आपकी क्लास होती है ना उसमें सारी की सारी एजुकेशन किसके लिए होती है? लर्निंग के लिए होती है। किसके लिए होती है भाई? लर्निंग के लिए ही होती है। अगला सिद्धांत है बिहेवियर लर्निंग थ्योरी। व्यवहारवादी सिद्धांत कौन से होते हैं? कौन से होते हैं भाई व्यवहारवादी सिद्धांत? थॉर्नडाइक का थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या होता है? थॉर्नडाइक ने क्या सिखाया था? ट्रायल एंड एरर पे आधारित। मतलब आप जीवन में कोशिश करते रहो, गलतियां करते रहोगे और सीखते रहोगे। ये इस मेथड को क्या कहा जाता है? ट्रायल और एरर मेथड के नाम से जाना जाता है। किस मेथड के नाम से जाना जाता है? ट्रायल एंड एरर के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? गलतियां करते रहो और सीखते रहो, उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ट्रायल एंड एरर मेथड के नाम से जाना जाता है।
सीखना अभ्यास से होता है। आप जीवन में कैसे सीखोगे? भाई आपने गणित की क्लास देख ली, कोई मतलब नहीं है, जब तक आप उन प्रश्नों को बार बार नहीं निकालोगे तब तक आप उनको नहीं सीख सकते हो। तो कोई भी इंसान कैसे सीखता है? बार बार चीजों का अभ्यास करके अपने जीवन में चीजों को सीखता है। मुख्य नियम क्या होते हैं? लो ऑफ रेडीनेस, आप लगातार चीजों को सीखते रहो, बार बार अभ्यास करके सीखो। और इफेक्ट, प्रभाव का अभ्यास। रीडनेस का क्या था? बार बार चीजों को पढ़कर आप सीख सकते हो, लगातार अभ्यास करके सीख सकते हो, और लगातार आप कोई भी चीज से प्रभावित होकर सीख सकते हो। एजुकेशन में क्या काम आती है? भाई जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, पढ़ाई में शिक्षा में क्या काम आता है? अभ्यास करना। आप बार बार अभ्यास करो, क्या करो? जीवन में आप बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास के माध्यम से आप चीजों को सीख सकते हो। सही उत्तर पे प्रशंसा, अगर आपका कोई भी विद्यार्थी, आपकी क्लास में कोई भी विद्यार्थी सही उत्तर दे रहा है, क्या कर रहा है? कोई भी प्रश्न का सही उत्तर दे रहा है, तो उस पर प्रशंसा करो, तो उससे क्या होगा? वो मोटिवेट होगा और ज्यादा आपके सामने सीखने का प्रयास करेगा। समझ में आ गया? पेलवक का क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत, जो पेलवक का उनका क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत क्या होता है? सीखना स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में संबंध होता है। मतलब कोई भी विद्यार्थी कैसे सीखता है? आपके सामने रिस्पॉन्स, जो आपके सामने त्वरित गति से आपके सामने रिस्पॉन्स देके सीखता है। कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, जैसे कुत्ते को आप मारोगे तो आप पर क्या करेगा? गुर्राएगा। तो उसी सिद्धांत के माध्यम से आपको बताया गया। इसमें क्या बताया? भाई कोई भी एक व्यक्ति को बार बार वही क्रिया कराते रहते हो तो इससे वो चीजें सीख जाता है। जैसे कुत्ते होते हैं, उनको अपन सिखाते हैं ना भाई, कि आपके सामने अगर उसको बॉल दिखाई दे तो उसको पीछे कैच करने के लिए जाएगा, तो बार बार अगर वो चीज सिखाओगे तो वो सीख जाएगा। एजुकेशन में उपयोग, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है। होता है भाई आपके सामने एक सकारात्मक वातावरण तैयार होता है। कैसा वातावरण तैयार होता है? सकारात्मक वातावरण है वो तैयार होता है। कैसा वातावरण? एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है वो इसके अंदर तैयार होता है। स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनर, स्किनर का ऑपरेंट जो कंडीशनिंग क्या होती है? सीखना किस चीज पर? रिजल्ट पर डिपेंड करता है। जो आप जीवन में चीजें, जितनी भी चीजें सीखते हो वो रिजल्ट पे डिपेंड करती है। किस चीज पर? आपका जीवन में किस तरीके से जो आप रिजल्ट है वो अचीव करोगे, इस चीज पर आपका सीखना डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके, देखो, अगर आपका क्लास में अच्छे नंबर आते हैं तो आपका पढ़ाई में मन लगता रहेगा, और कम नंबर आने लग जाएंगे तो आपका पढ़ाई में कम नंबर मन लगता है। तो यही है, सीखना आपके सामने रिजल्ट ओरिएंटेड भी रहता है, परिणामों पर भी निर्भर करता है। आप जितना अच्छा रिजल्ट आएगा उतना बेहतर सीखते हो। रीइंफोर्समेंट का महत्व, आप कोई भी चीज पर बार बार जोर दोगे तो इंसान का क्या है? ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखता है। जोर देना दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। कोई भी विद्यार्थी की अगर आप प्रशंसा कर लो अच्छे नंबर लाने पर, तो वो आपके सामने पॉजिटिव इन्फोर्समेंट पर आएगा, वो और ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई करेगा। नेगेटिव इन्फोर्समेंट क्या होता है? जब कोई भी विद्यार्थी में आपने कोई कमी निकाल दी है ना, तो फिर उसका पढ़ाई में और ज्यादा मन नहीं लगेगा। ये क्या होते हैं भाई? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के नाम से इनको जाना जाता है। एजुकेशन में कैसे उपयोगी होता है? पुरस्कार प्रणाली, रिवार्ड, आपके सामने जो रिवार्ड प्रणाली होती है, इसमें क्या होता है? आप जो बच्चे को फीडबैक देते हो, पुरस्कार प्रणाली के माध्यम से बच्चे को सिखाते हो। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज क्या होती है? संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या होते हैं? जो गेस्टाल्ट की थ्योरी होती है, सीखना संपूर्ण रूप से होता है। जब आप कोई भी जीवन में चीज सीखते हो तो आप संपूर्ण रूप से सीखते हो। कैसे सीखते हो? संपूर्ण रूप से चीजों को सीखते हो। उसको गेस्टाल्ट की थ्योरी के नाम से जाना जाता है। किस थ्योरी के नाम से जाना जाता है? गेस्टाल्ट की थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जब भी आप जीवन में कोई चीज सीखते हो तो संपूर्ण रूप से सीखते हो। इंस्टिंक्ट लर्निंग पर जोर, इंस्टिंक्ट लर्निंग क्या होती है? आप तुरंत चीजों को सीखते हो, उसको आपके सामने इंस्टिंक्ट लर्निंग के नाम से जाना जाता है। एजुकेशन में कहा कोई वोल मेथड को संपूर्ण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी समस्या समाधान, कोई भी बच्चे के साथ आप अगर आपने जो, सॉरी मैंने गलत बता दिया था भाई, इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग का अर्थ क्या होता है? कोई भी बच्चे के अंदर कोई टेस्ट लिया, उसके कितने नंबर आ रहे हैं, कहाँ गलतियां कर रहा है, इन सब चीजों के माध्यम से आप सिखाते हो, तो उसको इनसाइट लर्निंग के नाम से जाना जाता है। इनसाइट मतलब उसके द्वारा जो गलतियां की गई, क्या उसमें सुधार किया गया, उन सब चीजों को सोच समझ के जो उसमें व्यवहार में बदलाव ला रहे हो, उसको इनसाइट लर्निंग के नाम से जाना जाता है। कौन सी लर्निंग के नाम से? इनसाइट लर्निंग के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार का संपूर्ण सिद्धांत होता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई भी चीजों में समस्या समाधान में बहुत काम आता है।
गैगने की थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या होती है, सीखने के चरण कितने होते हैं, मतलब कोई भी विद्यार्थी जब सीखता है तो उसके सीखने के कौन कौन से चरण होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। सरल से जटिल की ओर जाता है, ये सिद्धांत कैसे जाता है, आप जीवन में जो सरल से लेकर आपकी जो जटिल समस्याएं होती है वहां तक जाने का काम करता है। ये किसमें काम आता है, आपका लेसन प्लानिंग में और ऑब्जेक्टिव तय करना है। तो आप जब बच्चे को क्लास लेते हो ना तब उससे सरल सरल प्रश्न पूछते हो और फिर आपको उस टॉपिक को पढ़ाना शुरू करते हो। समझ में आ गया, तो सरल चीजों से आपने क्या गए, कठिन चीजों की तरफ गए। इसको कौन सा सिद्धांत है भाई, गैगने का सिद्धांत होता है। अगले वाला सिद्धांत है सोशल लर्निंग थ्योरी, एल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया। अगले वाला सिद्धांत है सोशल लर्निंग थ्योरी। कौन सा सिद्धांत आपके सामने, सोशल लर्निंग थ्योरी है जो एल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, जो एल्बर्ट बांडुरा के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है सोशल लर्निंग थ्योरी का, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। जीवन में जब भी आप चीजों को सीखता है तब इंसान कैसे सीखते, कैसे देखकर और अनुकरण करके। जब बच्चा छोटा होता है ना तो वो देखकर आपके सामने कॉपी करने का प्रयास करता है। छोटा बच्चे को भी देखना, जो प्रेयर करेगा ना तो घर पे आकर भी फिर प्रेयर करवाएगा आप, है ना। वो जैसे उसकी टीचर पढ़ाती है वैसे आपके सामने वो पढ़ाता है। तो बच्चा जो आपके सामने देखकर और उसको कॉपी करके जो सीखता है उसको क्या कहा जाता है, सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। रोल मॉडल का प्रभाव, आप भी अपने जीवन में देख लो कोई ना कोई व्यक्ति को, भाई आप उस व्यक्ति से प्रभावित हुए होगे और उसी के हिसाब से आप जीवन से उससे प्रभावित होकर ही आप भी काम करते हो। ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग कौन सी लर्निंग होती है भाई, ऑब्जर्वेशन लर्निंग के नाम से जाना जाता है कि आप जीवन में ऑब्जर्व करके चीजों को पढ़ाई लिखाई जीवन में काम में लेते हो। एजुकेशन में क्या उपयोग होता है, शिक्षक आदर्श बने। जो टीचर होता है वो आपके सामने क्या बनता है, एक आदर्श के रूप में होता है। एक शिक्षक किसके रूप में होता है भाई, एक आदर्श के रूप में होता है। पीयर लर्निंग, सारे के सारे जो ग्रुप आपके सामने वो सभी के सभी साथ मिलकर सीखते हैं इसके अंदर। अगले वाला सिद्धांत है मोटिवेशन इन लर्निंग, अधिगम्य प्रेरणा। किसके बारे में, अधिगम्य प्रेरणा। क्या होती है अधिगम्य प्रेरणा, मोटिवेशन इन लर्निंग क्या होती है। मोटिवेशन वो शक्ति होती है जो व्यक्ति को सिखाने के लिए प्रेरित करती है। मतलब मोटिवेशन क्या शक्ति होती है भाई, आपके सामने जो कोई भी स्टूडेंट होता है उसको सीखने के लिए मोटिवेट करती है ना। जब आप जीवन में कुछ भी सीखते हो उसके लिए आपको मोटिवेट करती है, उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई, मोटिवेशन के लिए जाना जाता है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं पहले भी बताई कि लिए पढ़ाई कर रहे हो भाई, सरकारी नौकरी लागनी, तो ये क्या आपका लर्निंग क्यों कर रहे हो, ताकि आपको जॉब लेनी है, ये इसका आपका क्या है, मोटिवेशन है। बिना प्रेरणा के लिए संभव नहीं है। देखो वैसे सीधी बात है, बिना आदमी बिना कोई ना कोई जरूरत का या कोई भी कोई इंसान को स्वार्थ है, बिना कोई आदमी कोई काम कौन करे ना। तो इसलिए क्या है कि प्रेरणा ऑन बाई हिंदी भाषा में या विज्ञान की भाषा में प्रेरणा बोलते हैं और अपनी भाषा में स्वार्थ बोलते हैं। मोजले की हायरार्की ऑफ नीड, किस इंसान की, जो इंसान होता है ना उसकी क्या क्या आपके सामने हायरार्किकल नीड होती है। पहली नीड होती है साइकोलॉजिकल नीड। कौन सी नीड होती है भाई आपके सामने, साइकोलॉजिकल नीड। अब कोई भी इंसान की साइकोलॉजिकल नीड क्या होती है, मतलब शरीर से संबंधित जरूरत है। सबसे पहले इंसान की भूख, पेट में भूख लगे, सबसे पहली जरूरत के इंसान को पेट भरना होना चाहिए, सेफ्टी नीड। फिर जब इंसान की जब पेट की भूख खत्म हो जाए, मतलब थार जिंदगी में 2 टाइम की रोटी थार मिलने लग जाए, तो फिर क्या सोचोगा, बढ़िया घर बनावा, या सोच रखोगा ना। तो अगली क्या इंसान अपनी जरूरतें पूरी करता है सेफ्टी से संबंधित। फिर लव एंड बिलोंगिंग, फिर वो आपका परिवार बढ़ाने पर जोर देगा। किस चीज पर जोर देगा, परिवार वगैरह बढ़ाने पर जोर देगा, घर गृहस्थी परिवार को बढ़ाने पर जोर देता है, ये जरूरत पूरी करता है। स्टीम नीड्स, फिर इंसान जीवन में क्या अपनी जो कहते हैं ना आगे बढ़ने की इच्छा होती है कि भाई मैं जीवन में ये कर लूं इस प्रकार की। और फिर लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब भगवान ने प्राप्त करने की, है ना, मोक्ष प्राप्त करने की बात करने लग जाए। तो ये आपके सामने 5 चीजें कि इंसान के जीवन में जरूरतें होती हैं। शिक्षकों को बच्चों की मूल आवश्यकताओं को समझना चाहिए कि बच्चे को किस प्रकार की जरूरत है, उन प्रकार की जरूरतों के हिसाब से उसको पढ़ाना चाहिए। समझ में आ गया। लर्निंग डेवलपमेंट, अधिगम वातावरण क्या होता है, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है, पॉजिटिव लर्निंग क्या होता है एनवायरनमेंट में, मित्रतापूर्ण कक्षा। कैसी कक्षा हो भाई आपके सामने, आप इस प्रकार का व्यवहार बनाओ, आपकी कक्षा के अंदर सभी बच्चे कैसे रहें, मित्र बनकर रहें। कैसे रहें भाई, आपके सामने मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, सभी के सभी बच्चे वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, मित्र बनकर रहें। सहयोगात्मक संबंध, मतलब सभी के सभी बच्चे क्या रहे, उनके साथ एक दूसरे के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, सहयोगात्मक। सहयोगात्मक संबंध कैसा होता है, सपोर्टिव इन्वायरमेंट। कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, सपोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक दूसरे के सपोर्ट में रहे, एक दूसरे के सपोर्टिव काम करें। भय मुक्त वातावरण, इस कोई भी प्रकार का जो बच्चा होता है उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं हो, है ना। सेफ्टी नीड उसकी कैसी रहे, पूरी रहे। हैंडलिंग मिसबिहेवियर कंसल्ट,
अगर कोई भी बच्चा आपके सामने गलत व्यवहार करता है तो क्या कर सकते हो, दंड के बजाय समझा सकते हो। अगर कोई बच्चे ने गलत व्यवहार किया है तो आप उसको दंड मत दो, उसको समझा भी सकते हो। संवाद द्वारा सुधार, कैसे बातचीत के माध्यम से सुधार कर सकते हो। सकारात्मक अनुशासन, बच्चे को आप पॉजिटिव डिसिप्लिन सिखाओ कि किस तरीके से जीवन में रहते हैं, क्या क्या करना चाहिए, वो पॉजिटिव डिसिप्लिन उसको सिखाना जरूरी होता है। इससे बच्चे का क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कोई भी बच्चा होता है ना, उसका आपके सामने जब ये चीजें सिखाओगे तो उसका कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है। चलिए भाई लास्ट नंबर पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग थ्योरीज, मतलब आपके सामने जो शिक्षण विधियां होती है उसके अंदर जो शिक्षा का क्या महत्व होता है। शिक्षण विधियों का चयन आसान होता है कि आप कौन सी विधि के अनुसार पढ़ाना चाहते हो, शिक्षण विधि का चयन आसान होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, मतलब जो कोई भी बच्चे में जो अलग अलग प्रकार की जो कमियां खूबियां पाई जाती है उसके बारे में समझना। एक पॉजिटिव डिसिप्लिन, आप एक इफेक्टिव डिसिप्लिन लागू करने पर कामयाब रहते हो, मतलब कोई भी प्रकार का जो इफेक्टिव डिसिप्लिन होता है उसको लागू करने पर कामयाब रहते हो। छात्र केंद्रित शिक्षण देखने को मिलता है। आप क्या करते हो, चाइल्ड ओरिएंटेड आप एजुकेशन पर जोर देते हो। समझ में आ गया यूनिट नंबर 3, ये थे आपके सामने। लास्ट नंबर यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 4 की तरफ। कैसा लगा वीडियो अभी तक कमेंट जरूर करके बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप स्पेशल यूनिट 4 का वीडियो देख रहे हो, क्या कर रहे हो, स्पेशल यूनिट 4 का वीडियो देख रहे हो, तो भाई आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बहुत करीब अपन 25,000 सब्सक्राइबर के करवाओ, सब्सक्राइबर है वो बढ़ाओ दिया। और ये पीडीएफ टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट मिल जाओगी। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूशंस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूशंस क्या होते हैं और इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। पहला है साइकोलॉजिकल जो एट्रीब्यूशन, मनोवैज्ञानिक गुण क्या होते हैं। जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूशन की वे विशेषताएं होती है जो किसी बच्चे के सोचने, समझने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। मतलब कोई भी बच्चा है वो किस तरीके से जीवन में सोचता है, कैसे जीवन में चीजों को समझता है, कैसे महसूस करता है और कैसे व्यवहार करता है, उसको क्या कहा जाता है, जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के नाम से जाना जाता है, मनोवैज्ञानिक गुणों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मनोवैज्ञानिक गुणों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मनोवैज्ञानिक गुणों के नाम से जाना जाता है। कि कोई बच्चा जीवन में कैसे सोचता है, समझने का तरीका कैसा है, जीवन में उसको व्यवहार करने का और महसूस करने का तरीका कैसा है। ये सभी गुण शैक्षणिक उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब ये जितने के जितने गुण बताए हैं ये सब क्या करते हैं, आपके सामने कोई भी विद्यार्थी होता है ना, उसकी शैक्षणिक उपलब्धियां, कौन सी उपलब्धियां, शिक्षण से संबंधित जो उपलब्धियां होती हैं उसको प्राप्त करने में बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध होते हैं। पहले होती है इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या होती है, इंटेलिजेंस का क्या अर्थ होता है। इंटेलिजेंस व्यक्ति की वो क्षमता होती है जिसके द्वारा वो क्या करता है भाई, चीजों को सीखता है। इंटेलिजेंस कौन सी कैपेसिटी होती है कोई इंसान की, जिसके माध्यम से इंसान जो अलग अलग प्रकार की चीजों को सीखता है, तर्क देता है, लॉजिकली चीजों को सीखने का प्रयास करता है। क्या करता है, लॉजिकली चीजों को सीखने का प्रयास करता है। समस्याओं का समाधान करता है, जो अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान करता है, लॉजिकली सीखता है ना, लॉजिकली तर्क देता है और सीखने का प्रयास करता है। और जो अलग अलग प्रकार का जो नया इन्वायरमेंट है, नई परिस्थितियां आती है, उन नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को डालने का प्रयास करता है। क्या करता है, नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को डालने का प्रयास करता है। अगले वाला सिद्धांत है गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। क्या होती है, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या होती है भाई। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार बुद्धि केवल एक ही प्रकार की नहीं होती बल्कि अलग अलग प्रकार की